Hello aspirants, from today we are going to discuss 6th class NCERT history book that is titled as Our Past 1. First of all, let's talk about feature of this book. By the way, this book, Ancient India. As you already know that the subject of Indian history has been divided into 3 parts. The first one is Ancient India, second one is Medieval India, and the third one is Modern India. So the 6th class NCERT is based on Ancient India. Now let's talk about feature of this NCERT book. We can simply categorize these features into 8 topics, and these are definitions, sources, in-topic map activity, some additional information, important keywords, some important dates. Also, NCERT tries to emphasize on your imagination power, and at the end we will face exercise that is designed as let's recall, let's discuss, and let's do. So basically these are the features of NCERT book, and now I'm going to introduce you the feature of this YouTube video, that how this video is going to help you in your preparations. Okay, first of all, I'm going to do some promises with you guys that it will be your one-step solution for making ultra high quality notes. The second one is your notes will be 90% same as NCERT gave its content. Now come to the actual features of this video. That is, first one is quick learning, engaging, and entertaining. And I would mention here my advance apologies that guys, if you feel any background noises, please ignore them, because I have not enough resources so that I can terminate those noises, but I would minimize those noises. And friends, don't bother about language. I will deliver most of the content in Hindi language, so you should not be worried. Okay, तो अब मैं हिंदी में बात करता हूँ. अब हम इस चैप्टर के आउटलुक को थोड़ा समझते हैं. ऐसा क्यों है? क्योंकि हिस्ट्री को जब भी पढ़ा जाता है तो मेरे ख्याल से 3 फेजेस में पढ़ना चाहिए. जो पहला फेज है, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसका आउटलुक एक बार आपके माइंड में आना चाहिए कि उस चैप्टर में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हमें एक्चुअल में क्या क्या चीजें पढ़नी है. एक आउटलुक मिल जाने के बाद हमें चीजों को जानने में थोड़ी आसानी होती है और थोड़ा कंफर्टेबल भी फील होता है. सो हियर इज द शॉर्ट आउटलुक ऑफ द चैप्टर. एट द वेरी फर्स्ट वी विल एनकाउंटर अ वेरी कॉमन क्वेश्चन लेड बाय रशीदा's कैरेक्टर. हम सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि रशीदा नाम से एक लड़की होती है, वो क्वेश्चन करती है, मतलब खुद से करती है. ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन होता है कि आखिर हम लोग 100 या 1000 साल पहले का जो पास्ट है वो कैसे जान पाएंगे. और दूसरा क्वेश्चन होता है कि हम लोग पास्ट के बारे में आखिर क्या क्या चीजें जान सकते हैं. ठीक है, इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश की गई है इस बुक के मीडियम से. क्लियर? अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, तो आखिर हम पास्ट के बारे में क्या क्या चीजें जान सकते हैं. तो उसमें सबसे पहला जो होता है वो हैबिटेट के बारे में बताया गया है ना, कि 1000 साल पहले या कुछ भी टाइम आप ले लो तो उतने साल पहले आखिर लोग कैसे रहते थे. दैट वेयर डू पीपल लिव, इस टॉपिक के नाम से हैबिटेट के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट में बताया गया है कि इस टेरिटरी का नाम कैसे पड़ा. ठीक है, लाइक हम लोग कहते हैं ना इंडिया या भारत, तो खैर नाम चेंज हो गया है, इंडिया अब भारत हो गया है. लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यही लिखा गया है कि इंडिया वर्सेस भारत, मतलब कि इंडिया कब बोला गया, कैसे नाम पड़ा और भारत नाम कैसे पड़ा, ये चीजें यहाँ पर बताई गई है. और लास्ट में ये भी हम लोग देखेंगे कि आखिर पास्ट के बारे में हमें क्या क्या चीजें मिली है. ठीक है, इसको हम लोग सोर्सेस कहते हैं. ओके, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें, मतलब इस चैप्टर में मोटा मोटा जो चीजें हमें पढ़ना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है. ठीक है, ओके, तो अब हम लोग इस चैप्टर को सिस्टमैटिकली स्टार्ट करते हैं. तो ये चैप्टर बेसिकली पास्ट को जानने के लिए है. एक कॉमन क्वेश्चन, और वो कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि भाई हम कैसे जानेंगे कि कई 100 साल पहले या 1000 साल पहले क्या हुआ था, है ना. अगर कल का पता करना है तो हम रेडियो या न्यूज़पेपर से पता कर सकते हैं. पिछले साल के लिए पता करना है तो हम किसी ऐसे इंसान से पूछ लेंगे जो कि पिछले साल की चीजों को याद रखा हो. लेकिन 1000 साल पहले का कैसे हम पता करेंगे. इसी सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन आता है कि हम क्या क्या जान सकते हैं. अगर 1000 साल पहले के बारे में कुछ हम जानना चाहें तो क्या क्या जान सकते हैं. ठीक है, मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ कि आखिर हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं. दैट व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट. इसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो होता है फूड, या आखिर पहले के लोग क्या क्या चीजें खाते थे. क्लियर है. उसके बाद हम ये भी जान सकते हैं कि वो क्या क्या चीजें पहनते थे, हाउसेज, लाइफ स्टाइल
और अब यहाँ पर बात आती है कि किसका लाइफ स्टाइल। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं पीपल के, लाइक हंटर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट्स। इन सब का लाइफ स्टाइल कैसा था ये भी हम लोग जान सकते हैं। और एक चीज बताऊं, हम चिल्ड्रन के बारे में भी जान सकते हैं। चिल्ड्रन के बारे में क्या जान सकते हैं, तो उनके गेम्स जो वो खेलते थे, उनके स्टोरीज जो वो सुनते थे, या वो गीत जो वो गाना गाते थे, है ना, ये सारी चीजें हम चिल्ड्रन के बारे में जान सकते हैं पास्ट में। तो ये जो चीज है ये कैसे जान सकते हैं ये हम लोग देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इनके हैबिटेट्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में मैप वर्क है। प्लीज इंश्योर दैट यू हैव बंच ऑफ ब्लैंक मैप ऑफ इंडिया एंड एनसीईआरटी बुक। और जब भी मैं स्पॉट करने को बोलूं तो वीडियो रोक करके एनसीईआरटी में प्लेस को लोकेट करो और ब्लैंक मैप पर जा करके उसे ट्रेस करो, ठीक है, तब जा करके वीडियो प्ले करो। ओके, सो यहाँ पर हम लोग फेज 2 में सही से पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना कि 3 फेज में हिस्ट्री को स्टडी किया जाता है। सबसे पहला फेज जो होता है उसमें सिंपल आउटलुक देख लिया जाता है कि हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में या पर्टिकुलर टॉपिक में या इस पर्टिकुलर बुक में हम लोग चीज़ें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर में हमें कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हमने देख लिया है। अब हम उसका फेज 2 यानी कि इन डेप्थ स्टडी करेंगे, क्लियर है। फेज 3 में फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। अब जिस टाइप का आपको क्वेश्चन आंसर करना है, लाइक अगर आपको 6th क्लास एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर करना है, जो कि सबसे पहले करना ही चाहिए, तो वो कर लो। उसके बाद आप अपने लेवल का, अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस वहां से पिक करके और आप प्रैक्टिस करो। अब हैबिटेट में सबसे पहले आपको लोकेट करना है स्पॉट 1 नर्मदा रिवर। ओके, तो आप इस मैप में, मैप नंबर 1 में आप देखो नर्मदा रिवर कहाँ पर है। देखो नर्मदा यहाँ पर है, ठीक है ना, ये जो बीच वाला पार्ट है। मैप वर्क कैसे किया जाता है, जो आपके पास एनसीईआरटी है उसमें उसको स्पॉट करो, ये पहला काम है। दूसरा काम है आपके पास जो ब्लैंक मैप है उसमें जाओ और बिना एनसीईआरटी को दोबारा देखे हुए, क्योंकि पहली बार आपने देख लिया, तो अब उस ब्लैंक मैप में उस चीज का, जैसे अगर रिवर है तो रिवर का या फिर जो भी प्लेसेस हैं उसको आप मार्क करो, खुद से कोशिश करो, ठीक है। तो ये नर्मदा रिवर से रिलेटेड यहाँ पर माइंड मैप खुलने वाला है और आपको अपने नोट्स में भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। पहले आप देख लो कि कहाँ तक ये मैं लिख रहा हूँ और उसके हिसाब से आप अपने नोटबुक में लिखना। भले ही आपको अपने लेटर फॉन्ट्स को छोटा करना पड़े, लेकिन ऐसे ही लिखना आप। ओके, सो इसके सीक्वेंस में सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है दैट पीपल लिव्ड अलोंग बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। क्लियर, ये सबसे पहला इसका इन्फॉर्मेशन है। इनमें से कुछ पीपल स्किल्ड गैदरर्स थे। ओके, एंड व्हाई वी नेम देम लाइक गैदरर्स, बिकॉज दे गैदर देयर फूड्स एज रूट्स, fruits and other forest produces, and they knew the vast wealth of plants in the surrounding forests, and some people also hunted animals, and in this way they lived for several 100,000 years। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हैबिटेट का हेडिंग मैंने डाला है ये बहुत ही छोटा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। क्लियर है, तो जो नर्मदा रिवर से रिलेटेड टॉपिक था वो पूरा यहाँ पर कंसाइज हो गया है। क्लियर है, अब हम नेक्स्ट स्पॉट करेंगे, स्पॉट सुलेमान एंड किरथार हिल्स, दैट इज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो लेट्स स्पॉट दिस, इतने में हो जाएगा। अब आप इस पूरे मैप में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बताइए किस तरफ होगा। देखो कभी भी किसी पेज पर इस तरफ होता है ईस्ट, क्लियर, इस तरफ वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ होता है। क्लियर है, अब इन सभी को ला करके आप इंडिया के बीच में डाल दो। क्लियर है, अब यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट किस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कि उस डायरेक्शन में नॉर्थ भी होना चाहिए और वेस्ट भी होना चाहिए, है ना। तो मेरे ख्याल से नॉर्थ वेस्ट इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हाँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, नॉर्थ वेस्ट इसी डायरेक्शन में होगा। पहली बार इतना सही से समझा के बता रहा हूँ। तो ये रहा हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जहाँ पर हमें सुलेमान और किरथार हिल्स को स्पॉट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा सुलेमान हिल्स और किरथार हिल्स का ये लाइन। क्लियर है, तो यहाँ पर वो स्पॉट करने को बोल रहा है। हमने कहा ठीक है, स्पॉट तो कर लिया। तो इसके बारे में डिटेल्स क्या है, तो डिटेल्स सबसे पहला है दैट हियर पीपल फर्स्ट बिगन टू ग्रो एंड दिस क्रॉप्स वाज व्हीट एंड बार्ले। व्हीट का मतलब गेहूं होता है और बार्ले का मतलब जौ होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये पूरी कहानी 8000 ईयर एगो की बात है, मतलब कि 8000 साल पहले की बात है ना। इसी हेडलाइन में सेकंड इन्फॉर्मेशन है that people began rearing animals like sheep, goat and cattle
and this is how people began to live in villages. Are you getting this point? So in the headline of Habitat, till now we have studied two areas of Indian subcontinent. Okay, moving forward, now we spot number 3, Garo Hills, that is in northeast direction, and Vindhyas range in central India. The main information in this paragraph is given as agriculture was developed here. यहाँ पर ध्यान देना क्या लिखा गया है, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, ओरिजिन की बात नहीं लिखा गया, ठीक है ना। ओरिजिन कहाँ पर हुआ होगा, इस डायरेक्शन में, है ना, सुलेमान एंड किरथार हिल्स, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि 8000 ईयर एगो यहाँ पर पीपल जो थे फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स। ओके, तो यहाँ पर ओरिजिन हुआ था एग्रीकल्चर का, डेवलप कहाँ हुआ था, गारो हिल्स और विंध्यास रेंज में, और स्पेशली विंध्यास रेंज में राइस वाज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। ओके, तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड 3 पैराग्राफ्स, और अब हम 4th की तरफ बढ़ रहे हैं, वो हमारा 4th स्पॉट होगा, एंड दैट इज ट्रेस रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। बात यह है कि ट्रिब्यूटरीज क्या है, तो देखो मान लो कि एक कोई रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है ना, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब क्या है, अगर कोई दूसरी रिवर इसके यहाँ पर आकर के इसमें मिल जाती है ना, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसी को हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसी रिवर से, जो ये मेन रिवर है, मान लो कि इसको मैं मेन रिवर मान लेता हूँ, और इस मेन रिवर से अगर कोई दूसरी रिवर ऐसे खुल करके बाहर चली जाए, है ना, इसके डायरेक्शन में ना होकर के अपने दूसरे डायरेक्शन में चली जाए, तो उस टाइप के रिवर्स को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया कि ट्रिब्यूटरी किसको कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटरी किसको कहते हैं। ओके, तो अब हम इसको स्पॉट करते हैं। ये आपके पास मैप खुल रहा है, और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर इंडस लिखा है, ठीक है, और इंडस रिवर कहाँ से चली है, ये वाली, ये जो है जिसको मैं हाईलाइट करके ले जा रहा हूँ, ये इंडस रिवर है एक्चुअल, ठीक। अब इसी में देखो ये झेलम आकर के मिल रही है ना, चेनाब आकर के मिल रही है, रावी, ब्यास, सतलुज, तो ये नाम भी याद रखने होते हैं, ठीक है ना। ये काबुल से एक रिवर आकर के मिल रही है, तो ये जो सारी रिवर्स हैं, ये इंडस रिवर की क्या हो जाएंगी, ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि सब आकर के इसमें मिल रही हैं इंडस रिवर में। तो मेन रिवर यहाँ पर इंडस है, और ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये आपने लोकेट कर लिया। अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या क्या चीजें याद रखना है। यहाँ इंडस रिवर एक मेन रिवर है, जिसकी ट्रिब्यूटरी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब है। तो इस रीजन को भी हमने लोकेट कर लिया है अपने मैप पर। अब हम इसके इंफॉर्मेशंस को पढ़ते हैं जो भी पैराग्राफ में दिए गए हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन है, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड हियर। ओके, मतलब कि कुछ ऐसे शहर जो कि सबसे पहले वाले माने जाते हैं, उनमें से कुछ शहर यहीं पर बसे थे। कहने का मतलब ये मान लो सभी अर्लीस्ट सिटीज हैं, और मान लो कि ये कितने हैं नंबर्स में, 100, है ना, लेट्स से। तो इनमें से कुछ सिटीज को हम इस इलिप्स में दिख रहे हैं, और यही सम ये है। 100 सिटीज में से कुछ सिटीज, अब वो कुछ भी कितने भी हो सकते हैं, 30, 36, कुछ भी। ऑल अर्लीस्ट सिटीज में से कुछ सिटीज जो हैं, ये इसी रिवर इंडस और इनकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास बसी हुई थी, ठीक है। यहाँ पर उसने स्पेसिफाई भी किया है कि कहाँ पर बसी हुई थी। तो ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स at like 2500 year ago on the banks of river Ganga and along the sea coast. ओके, अब यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए अगर आप ये पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो कि भाई रिवर के किनारा, मतलब जो नदी का किनारा है उसको बैंक्स ऑफ रिवर बोल करके हम बता रहे हैं, लेकिन सी जो समुद्र है, समुद्र के किनारे को कोस्ट क्यों बोला जा रहा है। देखो, कोस्ट और रिवर का जो किनारा होता है, उन दोनों में बेसिक सा ये डिफरेंस होता है कि रिवर का एक किनारे पर अगर आप खड़े हो तो दूसरा किनारा आपको दिखता है, लेकिन जब आप सी के पास जाते हो, यानी समुद्र के पास जाते हो और वहां के किनारे पर खड़े रहते हो, तो वहां के किनारे से कोई दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको कोस्ट कहा जाता है, और रिवर के किनारे को बैंक्स ऑफ रिवर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये भी मेंशन कर लेना, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। क्लियर। अच्छा, यहाँ तक जब हमने पढ़ा तो पेज नंबर 3 पर हम लोग आ गए। अब इसी पेज नंबर 3 के राइट हैंड साइड पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। उस इंफॉर्मेशन में ये आपको समझाया गया है कि आखिर एक तो एशिया कॉन्टिनेंट है, तो उसमें फिर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहाँ से आ गया, ठीक है। आप पढ़ना उसको, लेकिन मैं समझा देता हूँ। वहां पर यही लिखा गया है कि
इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सब कॉन्टिनेंट का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये भले ही एशिया से छोटा है लेकिन ये खुद में बहुत बड़ा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये दिया गया कि ये माउंटेन से, हिल्स से, कोस्टल एरिया से, मतलब ना ये थोड़ा अलग है। तो आप कहोगे कि क्या कॉन्टिनेंट सी से, माउंटेन से, इन सब से अलग हो जाते हैं? तो हाँ, इनसे अलग होते हैं। तो अभी तक ये जो हमने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ा इसको हम कंप्रेस करते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। और अब हम इसी हैबिटेट का एक नया स्पॉट खोलते हैं और इसमें कहा गया है स्पॉट नंबर 5, लोकेट गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, है ना। तो हमें गंगा नदी लोकेट करना है और उनके ट्रिब्यूटरीज को लोकेट करना है। सॉरी, ट्रिब्यूटरीज को लोकेट नहीं करना है, एक ही ट्रिब्यूटरी है जिस पर हमें फोकस करना है। टाइटल दिया गया उसको सोन। तो यहाँ पर देखिए ये गंगा रिवर है ना, ये ऐसे जा रही है, ओके, और ये फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर कैसे गिर जाती है। और इसकी एक ट्रिब्यूटरीज है ये सोन, ये सन रिवर है। तो इसी के बारे में जो बुक है उसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप लोकेट करो। हमने कहा ठीक है, लोकेट कर लिया, अब आप बताओ क्या करना है। इसमें सबसे पहला इन्फॉर्मेशन दिया गया है मगध के बारे में। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चीज मैं बताना भूल गया। ये जो चैप्टर नंबर 1 है ना, ये बाकी सभी चैप्टर्स का एक आउटलुक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सब जो देख रहे हो, मगध का नाम मैंने ले लिया, यहाँ पर किरथार हिल्स और ये सब एग्रीकल्चर हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कुछ पीपल हैं जो कि स्किल्ड गैदरर्स हुए, उसके बाद कुछ हंटर्स को हमने देखा, है ना। तो ये सब जो है ना, ये नेक्स्ट आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके लिए एक बेस तैयार किया जा रहा है इस चैप्टर के थ्रू। क्लियर है? तो इसीलिए अगर आपको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे मैं पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो एक्टिविटी दी गई है कि हाँ भाई मगध है उसको आप लोकेट करो, तो कहाँ पर है, तो ये गंगा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी जो सन है उसके साउथ साइड में है, ठीक है। तो आप सिंपली इन सब चीज़ों को याद रखना, क्योंकि याद रखना ही पड़ेगा नेक्स्ट चैप्टर्स को सही से समझने के लिए, ठीक है। तो ये बेस बन रहा है फ्यूचर चैप्टर्स के लिए। तो मगध क्या था? एक एंशिएंट सिटी था, और ये मगध जो सिटी है ये गंगा रिवर के साउथ साइड में सिचुएटेड थी, ठीक है। बट नाउ इट इज इन बिहार। द रूलर्स वर वेरी पावरफुल। They set up large number of kingdoms. They set up their kingdoms in other parts of the country as well. I hope आपको ये मगध से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। मगध से रिलेटेड हम पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग उसका एक क्विक रिव्यू कर रहे हैं ताकि जब हम इसकी कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ने जाएं तो हमें कम से कम ये तो पता हो कि इसमें पावरफुल रूलर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, है कि नहीं। और इसके बाद जो हमें पढ़ना है उस पैराग्राफ में हमें मूवमेंट्स के बारे में बताया गया है। मूवमेंट्स एक्सोडस भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको एक टॉपिक का नाम दूंगा एंशिएंट ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट्स और एक्सोडस। में सबसे पहला इंफॉर्मेशन दिया गया है दैट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू द अदर एंड दीज जर्नीज वर वेरी डेंजरस but never impossible at the same time. And why these journeys were very dangerous? This is due to high mountains, deserts, rivers and seas. High mountains like the Himalayas, deserts like Thar, rivers like Ganga or Brahmaputra, and seas like Arabian Seas. And on later we will discuss that these forms natural frontiers. Frontiers means borders. And now let's discuss at last why people used to move across the subcontinent. So the answer is people moved in search of food and livelihood, or to escape from natural disasters like floods, droughts or landslides, etc. Sometimes men marched in armies to conquer others' lands. Merchants used to move in caravans carrying valuable goods from place to place. तो यहाँ तक थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि ये एंशिएंट ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट्स हुए थे। पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू द अदर। तो जो लोग होते थे वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रैवल करते थे। देखो ये जर्नी जो है, ये जर्नी बहुत ही डेंजरस होती थी उनके लिए। और ये डेंजरस क्यों होती थी? क्योंकि रास्ते में हाई माउंटेन्स आ गए लाइक हिमालयाज,
डेजर्ट्स आ गया यानी कि मरुस्थल आ गए, जैसे कि थार मरुस्थल, रिवर्स हो गया गंगा ब्रह्मपुत्र, है ना, सीज यानी कि समुद्र हो गए, अब अरेबियन सी का नाम ले लो या फिर बे ऑफ बंगाल बोल दो। ये सारे जो बैरियर्स थे, इनकी वजह से जो ये जर्नीज होती थी, यात्राएं होती थी, बहुत ही कठिन होती थी, दुर्लभ होती थी। लेकिन ये दुर्लभ भले ही होती थी, कभी भी असंभव नहीं हुई, ठीक है। और ये आगे भी हम लोग चल के पढ़ेंगे इसी में कि हिमालय, थार, गंगा, ब्रह्मपुत्र, अरेबियन सी, ये सब जो चीजें हैं, हाई माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स या सीज, ये सब प्राकृतिक सीमाएं बनाती हैं, ठीक है। अच्छा, लोगों के लिए ये यात्राएं बहुत ही कठिन होती थी, लेकिन फिर भी लोग यात्रा करते थे। क्यों करते थे? तो दो रीजन यहाँ पर दिया गया है एनसीईआरटी में। पहला, या तो फूड या रहने योग्य कहीं जगह मिल जाए, इसके तलाश में वो लोग इधर से उधर जाते थे, या फिर अगर मान लो किसी जगह वो लोग हैं, वहां पर फ्लड्स बार बार आ रहे हैं, फ्रीक्वेंट फ्लड्स हो रहा है, या फिर फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स हो रहा है यानी सूखा पड़ रहा है, या फिर भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स, तो इन सब नेचुरल डिजास्टर से भागने के लिए भी लोग पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते होंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी रीजंस हैं। कुछ लोग जो थे वो आर्मी बना करके और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ताकि दूसरों के जमीन पर कब्जा किया जा सके और उनको अपना बनाया जा सके। ओके, लोगों में एक तबका ऐसा था जिनको मर्चेंट कहा गया, और ये मर्चेंट्स कारवाज में जाते थे। कारवाज मतलब कि बहुत सारे मर्चेंट्स एक टोली बना करके जाते थे, लेकिन उस टोली में ऐसा नहीं था कि आर्मी के जैसी टोली थी कि हम जा करके लड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं था। उसमें कुछ वैल्यूएबल गुड्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह वो बेचने खरीदने के लिए ले आते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ रिलीजियस टीचर्स होते थे जो कि गांव-गांव या शहर-शहर भी घूमते थे, और ये वहीं पर रुकते थे जहां पर इन्हें किसी को इंस्ट्रक्शन देना हो या फिर कोई एडवाइस देना हो, तो वहां पर रुक करके वो एडवाइस इंस्ट्रक्शन दे करके और आगे बढ़ते थे। ये रिलीजियस टीचर्स होते थे। कुछ लोग जो थे सिर्फ एडवेंचर करने के लिए ट्रैवल करते थे। अब आपको अगर एडवेंचर, कैसा एडवेंचर, तो मैं बता दूं कि भाई पहले भी एडवेंचर होता था, और उस वक्त के एडवेंचर में ये लोग चाहते थे नए जगहों को तलाश करें और बेहतर जगहों को तलाश करें, है ना। तो ऐसे ही लोग जो थे, इनको हिंदी में कहा जाता है पर्यटक, है ना। क्या कहा जाता है? पर्यटक कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जितने भी लोग इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब कि उस समय आ रहे थे, जा रहे थे, उनका परिणाम ये हुआ, उनका रिजल्ट ये हुआ कि सबका जो कल्चर था ना, एक दूसरे में मिलजुल गया। सबके आइडियाज एक दूसरे से मिल गए, है ना। कोई एक इंसान है, उसका रहने सहने का आइडिया अलग है, कोई दूसरा इंसान है, उसका रहने सहने का आइडिया अलग है। जो पहला इंसान दूसरे इंसान के पास जाएगा, अपनी बातें बताएगा कि मैं तो ऐसे रहता हूँ, दूसरा इंसान भी पहले इंसान को ऐसे बताएगा कि मैं ऐसे रहता हूँ। तो मान लो कि पहले वाले इंसान को दूसरे वाले इंसान का कोई एक क्वालिटी अच्छा लग रहा है, तो वो अपने लाइफ स्टाइल में उसको इनकॉर्पोरेट करेगा, एंड वाइस वर्सा। और इसी हेडिंग में लास्ट में एक मैप वर्क भी है, जिससे रिलेटेड मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। लाइन लिखी गई है कि पीपल फ्रॉम अक्रॉस द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इनटू सबकॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। तो नेचुरल फ्रंटियर्स को पार करके कुछ लोग हमारे सबकॉन्टिनेंट में आए और यहाँ पर सेटल हो गए, यानी कि बस गए। अब ये नेचुरल फ्रंटियर्स जो शब्द है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आपको जरा सा याद हो तो इसके बारे में मैंने यहाँ पर बताया था। मैंने कहा था कि ये जो हिमालय हो गए, थार, गंगा, ब्रह्मपुत्र, अरेबियन सी, ये सब क्या है, ये ट्रैवल करने में हर्डल पैदा करते हैं। तो हर्डल अगर ये पैदा कर रहे हैं तो इन्हीं को हम लोग नेचुरल फ्रंटियर्स यानी कि बॉर्डर्स बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक टाइप से इन्वेडर्स को आने से रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? क्योंकि ये इन्वेडर्स की जर्नी को बहुत ही डेंजरस बना देते हैं, और इसलिए ये हमारे लिए एक नेचुरल फ्रंटियर के जैसे काम करते हैं। यहाँ पर भी वही है, नेचुरल फ्रंटियर्स। अभी नेचुरल फ्रंटियर्स को इस मैप पर देखो आप, ये हिमालय आपको दिख रहा है, ठीक है। ये हिमालय का रेंज है, यहाँ पर द ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, और वो 3 रेंजेस यहाँ पर होती हैं। तो ये जो माउंटेन रेंज है, ये क्या करते हैं कि इस तरफ से इन्वेडर्स को आने से रोक देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से इन्वेडर्स नहीं आ पाते हैं, ठीक है। इधर से भी कोई इन्वेडर जल्दी नहीं आ पाता है। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, जो कि एक सी है ना, बहुत बड़ा समुद्र है। यहाँ से भी इन्वेडर्स नहीं आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अरेबियन सी है, इसको भी पार करने में खतरा बढ़ जाता है। अगर आप इधर से देखो तो इधर से भी ये थार डेजर्ट है। यहाँ से कोई इन्वेडर अगर आना चाहे तो यहाँ से आ तो सकता है,
तो भले ही थार का रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये जो 3 फ्रंटियर्स है ना, इनसे थोड़ा कम डेंजरस है ना? तो यहाँ से इन्वेडर्स आ सकते हैं। बोले ठीक, अच्छा इधर से भी इन्वेडर्स आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, नॉर्थ और वेस्ट साइड का जो फ्रंटियर है, ये वल्नरेबल रहता है भाई। और अभी हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स में, तो उसमें आप नोटिस कीजिएगा कि जितने भी इन्वेडर्स आए हैं ना, इसी रास्ते से आए हैं। तो ये रहा इसका मैप और इसके नेचुरल फ्रंटियर्स। और अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे नेम्स ऑफ द लैंड। सो स्टूडेंट्स, as you know that our country has been named as India as well as भारत। तो इंडिया कैसे नाम पड़ा इसका, भारत नाम कैसे पड़ा, उसी के बारे में इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। तो ये जो इंडिया नाम है ना, इंडस रिवर के नाम से आया है, ठीक है। और ये जो इंडस रिवर है, इसे संस्कृत में सिंधु नदी भी कहा जाता है। अब इस इंडस रिवर के बारे में ईरानियंस और ग्रीक्स जो थे, ये लोग जानते थे। ये ईरानियंस और ग्रीक्स हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्ट के थ्रू आए थे। कब आए थे? तो 2500 ईयर्स एगो, इतने साल पहले ये लोग आए थे। और ये इस इंडस रिवर को ना या तो हिंडोज या इंडोज ये नाम से ये लोग बुलाते होंगे, क्योंकि इन्हें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, तो इसलिए इस इंडस रिवर को ये लोग हिंडोज या इंडोज कह करके बोलते होंगे। और आपको पता होगा कि ये लोग आकर के यहाँ पर बस गए, तो इसीलिए ये मान लिया गया कि इंडस रिवर के ईस्ट साइड, ईस्ट डायरेक्शन में जो भी जगह है वहाँ का नाम इंडिया कर दिया जाए, ठीक है। तो वो लोग इंडिया कहकर बुलाते थे। और अब बात करते हैं भारत की। ये जो भारत टाइटल है, ये कुछ लोगों के लिए यूज़ किया जाता था, है ना। कौन से लोग होते थे? जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पहले रहते थे, और इनका मेंशन ऋग्वेद में भी है। अब ये ऋग्वेद क्या है? सो इट इज़ अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत एंड इट इज़ डेटेड अबाउट 3500 ईयर्स एगो, मतलब कि 3500 साल पहले का ये ऋग्वेद लिखा गया है। तो इतनी बात समझ में आई। अब फिर से भारत पर चलते हैं। और बाद में ये जो शब्द है भारत, ये पूरे देश को संबोधित करने के लिए यूज़ होने लगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये जो टॉपिक था ये कंसाइज हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं, जो कि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसको सही से समझिएगा। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसको हम सोर्सेज के नाम से भी जान सकते हैं, है ना, कि पास्ट के बारे में हम इतनी सारी स्टडीज़ कैसे कर पा रहे हैं, तो उसका कुछ तो सोर्स होगा, कुछ तो एविडेंस होगा। तो वो एविडेंस के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और उसका सबसे पहला सोर्स है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट में ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड लैटिन भाषा के मैनु वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मीनिंग होता है हैंड। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? तो ये होती हैं बुक्स दैट वर रिटन बाय हैंड। इट वाज रिटन लॉन्ग एगो एंड इट वाज रिटन यूजुअली ऑन palm leaf or on specially prepared bark of a tree. This specially prepared bark is known as birch and this tree grows in the Himalayas. थोड़ा जगह कम पड़ रहा था तो मैंने इसका स्कीम ऐसे बना दिया है ना। ये जो बुक्स है इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। These books written many in संस्कृत और प्राकृत एंड तमिल। अब देखो, संस्कृत और प्राकृत में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। संस्कृत जो होता है एक लिटरेरी लैंग्वेज हुआ करता था, और प्राकृत जो है उस समय जो कॉमन पीपल हुआ करते थे वो यूज़ किया करते थे प्राकृत लैंग्वेज। क्लियर है? अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ये ओवर द ईयर्स ना कई सारे तो इंसेक्ट्स ने खा लिए, दीमक खा गए, ठीक है। कुछ जो थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए, लेकिन इनमें से बहुत सारे जो है वो सर्वाइव कर गए। कैसे सर्वाइव कर गए? तो हो सकता है उन्हें टेम्पल्स में, मंदिरों में या फिर मोनास्ट्रीज में प्रिजर्व करके रख दिया गया हो, ठीक है। तो इसलिए वो सर्वाइव कर गए। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ये बुक्स तो हैं, तो अब बात आती है कि आखिर ये बुक्स किस चीज़ के बारे में लिखी गई थी। तो ये रिलीजियस बिलीफ्स और उनके प्रैक्टिसेस के बारे में लिखी गई थी। जो उस वक्त के राजा हुआ करते थे उनके जीवन के बारे में लिखी गई थी, जीवनी शायद होगी। मेडिसिन एंड साइंस इसके बारे में भी लिखा गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें एपिक्स, पोएम्स और प्लेज, इन सब के बारे में लिखा गया था। तो अगर आप देखो तो ये मतलब कि सभी प्रकार के विषय के बारे में मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा गया था। तो यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट खत्म होता है। अब देखो, एक मैं पर्सनल चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बार बायोलॉजी पढ़ा रहा था 11th क्लास का, और उस वक्त मैं क्या करता था कि लेट सपोज प्लांट किंगडम का एक चैप्टर है, तो मैं क्या करता था कि चैप्टर का पहले ऐसे ही करके ही नोट्स बना देता था खुद से। बनाने के बाद मैं उनको सेंड करता था कि पहले आप इसको बना लो, है ना, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देता था। वो लोग क्या करते थे, उस पूरे मैप को एज इट अपने नोटबुक पर बनाते थे। फिर आते थे वो लोग क्लास में,
और हम फिर क्लास कराते थे। मुझे उन लोगों ने ऐसा रिप्लाई दिया कि सर आप ये जो माइंड मैप बना करके हमें देते हो और जब हम बना करके आते हैं तो हमें ना 50% तो माइंड मैप बनाते-बनाते ही क्लियर हो जाता है पूरा टॉपिक, जो कि मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ऑनलाइन टीच करूँ, तो क्यों नहीं वही टैक्टिक्स यहाँ पर भी यूज़ कर लूँ। तो ये आपके सामने जो कि एक बहुत ही बोरिंग से पैसेज में था, उसको मैंने यहाँ पर एक माइंड मैप के थ्रू लगाया है और ये माइंड मैप ऐसा-वैसा नहीं है कि हाँ, बस बना लिया, बना के निकल गए, नहीं। इसमें ऑलमोस्ट एक-एक चीज़ मैंने सही से समझा दी है। तो अगर मेरा एफ़र्ट आपको सही लग रहा हो, तो मेरे चैनल को एक बार सपोर्ट कर दीजिए। जब आप सपोर्ट करोगे, आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इससे भी अच्छा कंटेंट मैं प्रोड्यूस कर पाऊँगा। क्योंकि सारा कहानी यहाँ पर मोटिवेशन पर ही है। ये एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। मैं इससे भी ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ, लेकिन बस बात ये है कि मोटिवेशन उतना होना चाहिए और वो मोटिवेशन संदीप सर की वीडियोज़ देख कर के तो उतनी नहीं आएगी, जितनी कि आपके एक सब्सक्रिप्शन में आ जाएगी और आपके सपोर्ट से ही सब संभव हो सकता है। एनीवे, अब हम लोग नेक्स्ट सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है इंस्क्रिप्शंस। ओके, तो इंस्क्रिप्शंस के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इंस्क्रिप्शंस भी रिटन होते थे, बट ये ना थोड़े हार्ड सरफेस पर लिखे जाते थे, है ना। हार्ड सरफेस कौन-कौन से हो गए? लाइक स्टोन हो गया या कोई मेटल हो गया, तो उसके सरफेस पर जब ये लिखा जाता था चीज़ों को, तो फिर इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आखिर इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा जाता था, एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ मैं कि समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी एंड ओबे देम। ओके, तो किंग्स क्या करते थे कि अपने ऑर्डर्स को, कि हाँ भाई ये ऐलान किया जा रहा है कि इस राज्य में ऐसे-ऐसे चीज़ें चलेंगी, तो वो सारे ऑर्डर्स को, बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो लोग पत्थरों पे लिखवा देते हैं ना, ताकि जो आम इंसान है वो उनको देखेगी और उन नियमों का पालन करेगी, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल हुआ, एक और एग्जांपल देख लो। जो पीपल होते थे, अब इसमें राजा और रानी ये सब भी आ जाते हैं ना, मतलब कि उच्च लोग और जो आम जनता है वो, ताकि वो ये बताना चाहते थे कि आखिर उन्होंने क्या किया। लाइक अगर राजा है, राजा क्या करते थे कि वो कौन से युद्ध में उनको जीत हासिल हुई, कौन से युद्ध उन्होंने लड़े, कैसे क्या हुआ, उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए कि हाँ, आगे आने वाली जो भी पीढ़ियाँ होंगी वो देखेंगी, तो उसके लिए वो लोग इंस्क्रिप्शंस करवाते थे। और इसके बाद एक हमें क्लास वर्क मान करके चलो दे दिया गया है कि जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इनके एडवांटेज और इनके डिफ़िकल्टीज़, ये दोनों आपको लिखने हैं, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर एक टेबल मैं बना देता हूँ, यहाँ पर एडवांटेज लिख देंगे और यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ लिख देंगे, ठीक है। तो एडवांटेज में कुछ लाइन्स आप अपने हिसाब से लिखो, डिफ़िकल्टीज़ में कुछ लाइन्स अपने हिसाब से लिखो। एडवांटेज में देखा जाए तो बहुत दिनों तक ये टिका रहेगा, है ना। फिर डिफ़िकल्टीज़ में देखा जाए तो इसको लिखवाने में बहुत हाई स्किल की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे-ऐसे करके आप अपने हिसाब से सोच करके लिखो, है ना। मैंने 2 बता दिए, एक एडवांटेज का, एक डिफ़िकल्टीज़ का, बाकी आप लिखो। तो ये इंस्क्रिप्शंस हो गए। मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, पॉट्स हो गए, पैन्स, ऑर्नामेंट्स यानी गहने, और कॉइन्स, ये सब भी। अब इनमें से ना कुछ तो पत्थर के बने होते थे, है ना, और कुछ बने होते थे बोन्स के यानी हड्डियों के, या बेक्ड क्ले से बने होते थे यानी कि पकाई गई मिट्टी से, या फिर एट द लास्ट मेटल से। अब एक और नोटिस देख लो इसी के बारे में, है ना। इन सब के बारे में जो स्टडी करता है ना, उन्हें क्या कहा जाता है? इन्वेसेस, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है ना। अब इस आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, और इन्हीं के बारे में एक लप्पू सा लाइन लिख दिया गया है, जो कि बहुत ही बेसिक सी बात होती है, दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ हार्ड एंड इम्पेरिसेबल मटेरियल और सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम्स। अच्छा, ये इम्पेरिसेबल का मतलब क्या होता है? इम्पेरिसेबल मतलब कि अक्षय। क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग? होता है अक्षय, मतलब कि जिसका क्षय ना हो सके, है ना, जो खत्म ना हो सके, सड़ गल ना सके, है ना, तो वो सब इम्पेरिसेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। उनकी बात यहाँ पर की गई है। पास्ट से रिलेटेड क्या क्या सोर्सेस होते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। पहले में हमने देखा मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो कि बहुत अच्छे से हमने पढ़ाई किया। उसके बाद हमने देखा इंस्क्रिप्शंस को, है ना, और उसके बाद हमने मेनी अदर थिंग्स के बारे में देखा, और इसके नेम भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, और अब अगले पैसेज में, मतलब पैसेज तो नहीं है, कंटिन्यूएशन में ही है, लेकिन उसमें आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताया गया है। तो देखिए, एनसीईआरटी की यही एक प्रॉब्लम है कि भाई अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बता रहे हो तो एक थोड़ा सजा करके दे देते ना, देखने में लगता है कि हाँ, यहाँ पर हमें आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद 3-4 लाइन्स होती हैं हिस्टोरियन के बारे में पढ़ने के लिए। कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी में कंटेंट बिल्कुल सही है, लेकिन बस बिखरा पड़ा है, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ। समझ में नहीं आता कि इस वाले पैसेज में आखिर क्या नॉलेज वो दे रहा है, क्या बताना चाहता है ना। फिर लंबे लंबे लाइन्स
डाल देता है। खैर वो सब छोड़ो, मेरे तरीके से भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं पढ़ना है तो एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो, इट इज़ योर चॉइस। अब हम ये आर्कियोलॉजिस्ट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट से रिलेटेड सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो है, दैट दे आर प्रोफेशनल पीपल एंड दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, paintings or sculptures, etc. They explore and excavate to find tools, weapons, pots, pans, ornaments, coins, the same things. They also look for bones or to find out what people ate in the past and look for bones of which creatures, animals, birds, and fishes. There is another category of professionals known as historians, and these are scholars who study about the past, informations found from manuscripts, inscriptions, and archaeology as sources. Okay, so historians are the scholars who study the past, first information, and they say informations found from manuscript, inscriptions, and archaeology as sources. मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो कि इनको मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलता है, उसे ये सोर्सेज कहते हैं। ठीक है, किसका सोर्सेज कहते हैं? ऑफ हिस्ट्री। ठीक है ना, हिस्ट्री के सोर्सेज कहते हैं ये लोग। तो यहाँ पर कहानी हो गई आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में और हिस्टोरियन के बारे में। अब इनके बीच में एक लिंक बैठा करके दिया गया है, दैट दे आर लाइक डिटेक्टिव्स who use all these sources like clues to find out about the past. Are you getting my point? तो यहाँ पर हमने आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन के बारे में पढ़ लिया, उनके बीच के कनेक्शन को भी पढ़ लिया। ठीक है, तो अब ये कुछ कुछ चीजें बची हुई हैं। जैसे एक ये समझाया गया है कि जो हमारा पास्ट है वो एक ही है या बहुत सारा है ना। ऐसा क्यों यहाँ पर लिखा गया? क्योंकि देखो हमारा जो बुक है, बुक का टाइटल क्या है? आवर पास्ट। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले के टाइम का लाइफस्टाइल हुआ करता था, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हुआ करता था, है ना। तो इसलिए जो पास्ट है वो डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, पहली चीज। अच्छा, इसका एग्जांपल दे दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया, द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। तो हाँ भाई, ये बात तो सही है। पहले जो वर्कर ग्रुप होता था उनकी लाइफ अलग होती थी और किंग्स क्वींस की लाइफ अलग होती थी। सही बात है। इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा पास्ट है वो अलग अलग, एक ही जैसा सबका पास्ट नहीं। और एग्जांपल दिया गया है, द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एग्जांपल दिया गया दो ठो, और इसके हिसाब से आपको ये समझाया गया कि जो भी पास्ट है ना हमारा, वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। आगे कहा गया कि ये चीज जो है आज भी वही है। ठीक है, कैसे? तो पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, हमारे देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिसेस और कस्टम्स चलते आ रहे हैं। तो ये तो आज भी है, तो पहले भी ऐसा ही था। और आज के लिए एग्जांपल दे रहा है, दैट टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग। मछली मार करके वो लोग खाते हैं या हंटिंग करके खाते हैं। ठीक है, और ज्यादा कुछ वहां पर अंडमान में है ही। एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, या फिर जंगल से कुछ चीजें मिल गई तो वो लेकर खाएंगे। लेकिन जो पीपल सिटीज में रहते हैं वो खुद से नहीं बना कर खाते या फिर मछली मार कर खाते हैं, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं अपने फूड के लिए, है ना। फूड की सप्लाई के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। तो जैसे कि ये डिफरेंसेस है ना, ऐसे ही डिफरेंसेस पास्ट में भी एग्जिस्ट हुआ करते थे, यही यहाँ तक कहा गया है। हो गया। इसका मैं माइंड मैप इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ याद करने लायक है नहीं, ये बस एक कॉमन सेंस की कहानी है जिसको अपनानी है। बिसाइड्स, इन सब के बावजूद एक अलग प्रकार का डिफरेंस भी हमें देखने को मिलेगा। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज, है ना। हमने ये देखा है कि जो किंग्स होते थे वो इंस्क्रिप्शंस लिखवा करके या जैसे भी करके अपनी विक्ट्रीज को रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल हुआ करते थे, जैसे कि हंटर्स हो गए, मछली पालन वाले लोग हो गए, गैदरर्स हो गए, फार्मर्स हो गए या हर्डर्स हो गए, ये कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं रखते थे, है ना। जो भी वो करते थे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे। इस केस में क्या होता है, इस केस में जो आर्कियोलॉजी होती है ना, वही मदद कर सकती है कि हाँ भाई ये लोग अपना कैसे जीवन यापन करते थे। ठीक है, और उनके बारे में बहुत सारे रिमाइंड्स हमें मिलते भी हैं। तो ये भी एक जो पैराग्राफ है बता रहा है हमें कि हमारे पास्ट जो हैं बहुत सारे अतीत के चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब एक बार इस पर फोकस करते हैं। देखो यहाँ पर डेट्स के बारे में दिया गया है और इससे रिलेटेड एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि जो हम लोग कैलेंडर देखते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का, इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब समझते हैं इस वाले पैसेज को। इस पैसेज में बस यही कहा गया है कि ये जो आपसे पूछा जाता है कि भाई आज कितना तारीख है, तो आप पहले दिन बताते हो, फिर महीना बताते हो और फिर साल बताते हो। साल कैसे बताया जाता है? तो 2000, और अगर 24 चल रहा है तो 2024 या 2025 ऐसे करके आप बताते हो। बोले ठीक। ये जो साल है ना, ये काउंट कहाँ से किया जाता है?
these are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ। ठीक है ना, तो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ था वहां से इसको काउंट किया जाता है। बोले ठीक। देखो हम लोग जो कहते हैं 2024 या फिर 2025, इसका मतलब ये हुआ कि जीसस का जो बर्थ था उससे 2024 साल बाद की हम बात कर रहे हैं या फिर 2025 साल बाद की बात। ठीक है, तो यही इस डेट का मीनिंग हो। उसके बाद यहाँ पर देखो, ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड। जीसस के बर्थ के पहले के जो भी घटनाएं होती हैं या हुआ करती थी उनको जब हम आज काउंट करते हैं तो उनको बिफोर क्राइस्ट करके डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो जो घटनाएं थी वो क्राइस्ट के बर्थ से पहले की घटनाएं थी और इसीलिए उन डेट्स के बाद बीसी शब्द का यूज होता है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, लेकिन क्राइस्ट के बर्थ के बाद यानी कि हम लोग जहां पर हैं उसको हम लोग एडी करके डिनोट करते हैं। एडी यानी एनो डोमिनी। क्लियर है? तो दो चीजें हैं, बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी और एडी यानी एनो डोमिनी यानी कि इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, और अब देखो इस छोटे से बॉक्स में क्या लिखा गया है। तो इस छोटे से बॉक्स में हमें यह समझाया जाता है कि भाई कभी कभी ना एडी की जगह पर सीई भी लिख दिया जाता है। बोले क्यों? एडी क्या है? एनो डोमिनी है। बोले हाँ। एनो डोमिनी का मतलब इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड ये होता है। बोले हाँ। ये ना किसी किसी को रिलीजियस लग जाता है, तो ये रिलीजियस ना रख करके अगर हम इसको सेकुलर वे में कहना चाहें तो सीई एक्रोनिम का यूज करेंगे अगर हम चीजों को सेकुलर रखना चाहते हैं तो। और फिर बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा, ये जो है हम बिफोर क्राइस्ट के लिए यूज करते हैं सेकुलर वे में। क्लियर है? और वही इसका फुल फॉर्म दे दिया है, सीई मतलब कॉमन एरा, बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, कभी कभी एक और भी चीज यूज होती है बीपी। बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ? लाइक अगर आप ये देखे होंगे कि ईरानियंस एंड ग्रीक्स जो थे वो 2500 ईयर एगो आए थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये बिफोर प्रेजेंट की बात हो रही है, बीपी यानी कि आज से 2500 साल पहले ये आए थे, है ना। तो वहां पर आप बीपी का यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक एक्टिविटी भी आपसे बोल रहा है करने को, या पेज नंबर 3 पर जाओ और वहां पर जरा सोच करके बताओ कि आप कौन सा लेटर यूज करोगे उसके डेट को डिनोट करने के लिए, तो आप कर लेना। तो यहाँ तक फेज 2 तो खत्म हो गया है। ये हमने इस चैप्टर का पूरा इन डेप्थ स्टडी कर लिया, लेकिन इसका जो इमेजिनेशन वाला पोर्शन है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो इमेजिन करने के लिए क्या दिया जा रहा है मुझे, मतलब कि हम लोगों को, दैट यू हैव टू इंटरव्यू एन आर्कियोलॉजिस्ट। आपको आर्कियोलॉजिस्ट का इंटरव्यू लेना है। बोले अच्छा ठीक है। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क हर और हिम। मान लो आर्कियोलॉजिस्ट आपके सामने आया और आपको उसका इंटरव्यू लेना है, तो आप ऐसे 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करो जो कि आप उससे पूछोगे। ठीक है, तो क्या क्या पूछोगे? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मन में कि भाई आप आर्कियोलॉजिस्ट हो। बोले हाँ। आप जमीन के नीचे से जो इतनी बड़ी बड़ी सिटीज हैं उनको कैसे फाइंड आउट कर लेते हो? उसके बाद स्कल्पचर्स वगैरह जब आपको मिलते हैं तो आप कैसे बता देते हो कि ये कितने दिन पुराना है ना। 2 क्वेश्चंस तो यहीं पर हो गए। उसके बाद ये भी आप कह सकते हो कि आप स्कल्पचर्स के डिजाइन को कैसे पहचान लेते हो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये भी कह सकते हो कि आर्कियोलॉजी से रिलेटेड, आर्कियोलॉजी में आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीजें क्या लगती हैं। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हो सकता है। और 5वां क्वेश्चन फिर आप सोच करके और एक मतलब कि आप इमेजिन करो, आपके माइंड में ये चलना चाहिए। ठीक है, और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तब तो आपको डेफिनेटली इमेजिन करना चाहिए। इमेजिन वाले सेक्शन के बाद एक ये भी है कीवर्ड जो है, कीवर्ड को हम थोड़ा देख लेते हैं। कीवर्ड्स में देखो ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का मतलब क्या हुआ कि हाँ भाई पहले के लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करते थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे उनके जर्नी में, लेकिन वो टैकल कर लेते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं बुक्स जो कि हैंड रिटन होते थे। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस क्या होते थे? ये भी रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे, लेकिन ये कोई हार्ड सरफेस पर होते थे। आर्कियोलॉजी क्या होती है? तो आर्कियोलॉजी एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस होती है विच डील्स विद द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एटसेट्रा। ठीक है, हिस्टोरियंस कौन होते हैं? तो वो भी हमने देख लिया। ये स्कॉलर्स होते हैं जो कि पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। सोर्स का मीनिंग क्या हुआ? सोर्स का मीनिंग वो इन्फॉर्मेशन है ना। हिस्टोरियंस क्या करते थे कि जो भी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती थी मैन्युस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शन से, उनको वो सोर्स ऑफ पास्ट कहते हैं। ठीक है, डिसाइफरमेंट क्या होता है? अच्छा, तो डिसाइफरमेंट आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। इस शब्द को सही से समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, है ना। ये बताओ ये क्या लिखा है? ये बता सकते हो? आप नहीं बता सकते। बोले क्यों? सर डॉक्टर की राइटिंग में लिखे हो। हाँ, डॉक्टर की राइटिंग को हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, यानी कि हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाते हैं, लेकिन वही अगर आप उसको मेडिकल स्टोर के पास ले जाओगे तो वो डिसाइफर कर लेता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एनपी लिखा है, एनपी मतलब न्यूमोस्लाइड पैरासिटामोल हो गया। तो यही चीजें होती हैं कि डिसाइफरमेंट करना, यानी कि चीजों को पढ़ लेना। आपको देखने में आप पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन पढ़ने वाला पढ़ लेता है, तो वो डिसाइफरमेंट कहलाता है।
हाँ, अब इसके बाद इनको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो बुक के फीचर्स में जितने सारी चीज़ें हैं वो सब आप देख करके सही से पढ़ लेना, बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं, क्योंकि आप करोगे तब जा करके आपको रिमाइंड होगा कि हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और मैं डेफिनेटली ये बता रहा हूँ कि आप सभी के सभी क्वेश्चंस कर जाओगे, क्योंकि हमने पढ़ा ही है इतने अच्छे तरीके से। इतना काफ़ी है आज के लिए। नेक्स्ट सेशन में अगर आप लोग कहोगे तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई करना, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं करूँगा। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।